Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to discuss the structure of anther. So let's start. The first term is stamen, which is the male reproductive unit of the flower. तो एंथर और फिलामेंट इन दोनों को एक साथ कहा जाता है स्टेमेन. So stamen is a male reproductive unit which comprises of anther and filament. So anther plus filament is together known as stamen. तो स्टूडेंट्स अब हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इन डिटेल. एंथर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 2 to 3 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर. तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स की रेंज का क्वेश्चन देखा जाता है. और अगर आपको एंथर का स्ट्रक्चर समझना है तो आपको उसके लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स को याद रखना है. नंबर 1 बाइलोब्ड, नंबर 2 डाइथिकस, नंबर 3 टेट्रागोनल एंड नंबर 4 टेट्रास्पोरेंजिएट. तो इन 4 हेडिंग्स के अंडर आप अपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आएंगे. तो जब आप अपनी बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में इसके आंसर को लिखेंगे तो वहां पर इन 4 हेडिंग्स का होना बहुत जरूरी है, तभी आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिल पाएंगे. तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझें. हमारे पास ये आ गया है एक बायलोब्ड एंथर. दिस टाइप ऑफ एंथर इज अ बायलोब्ड एंथर which is having 2 lobes, 2 compartments which are separated by a parenchymatous tissue called connective. तो हमारे पास जो ये एंथर है ये बायलोब्ड टाइप का एंथर है, जिस एंथर के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं. अगर इसको समझें, दिस इज कंपार्टमेंट 1, दिस इज कंपार्टमेंट 2 एंड दे आर जॉइंट टुगेदर. तो ये 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं बायलोब्ड बिकॉज इट हैज 2 lobes. This is lobe number 1 and this is lobe number 2. तो ये 2 lobes में डिवाइड हुआ, इसीलिए हमने क्या वर्ड यूज करा है, बायलोब्ड. और इन दोनों लोब्स के बीच में इनको जोड़ने का काम करता है एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज नोन एज कनेक्टिव. नाउ अब आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं जिसको मैंने अब शेड किया है, ये पूरा हिस्सा कैविटी की तरह वर्क करता है. दिस एरिया, दिस कैविटी, तो ये जो आप 2 कैविटीज देख रहे हैं, these 2 cavities or these 2 areas are considered as theca. So in each lobe there are 2 theca, so we used to call this anther as dithecus, means 2 theca in each lobe or 2 cavities in each lobe. तो ये जो एक लोब है इसमें ये 2 कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं एंड दीज 2 कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर, सो वी आर कॉलिंग इट एज डाइथिकस. तो 2 लोब्स का होना इसको बायलोब्ड बनाता है और इन 2 कैविटीज का होना क्या बनाएगा इसको, डाइथिकस. सो थीका इज अ cavity which is surrounded by a septum inside the lobe of anther. The next term is tetragonal, क्योंकि इस एंथर के अंदर टोटल 4 साइड्स हैं. तो 4 साइड्स होने के कारण we used to call it as tetragonal because it is having 4 sides, 1, 2, 3 and 4. तो चारों कॉर्नर्स पर एक एक साइड मान रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे,
टेट्रागोनल। द नेक्स्ट टर्म इज टेट्रास्पोरेंजिएट। तो हर एक एंथर के अंदर टोटल 4 स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं चारों कॉर्नर्स पर। तो इट हैज 4 स्पोरोजिनस टिश्यू, हेंस वी कॉल इट एज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब 4, स्पोरेंजिएट का मतलब है ये स्पोरोजिनस टिश्यू। ये भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी आई? बायलोब्ड यानी कि 2 कंपार्टमेंट्स हैं, देन डायथिकस, फिर एक कंपार्टमेंट के अंदर भी 2 कंपार्टमेंट हैं जिसको हम थीका बोलेंगे। तो ये हो गया डायथिकस। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल, इट हैज 4 साइड्स, एंड देन the fourth is tetrasporangiate because it has 4 sporogenous tissue. So hope आपको ये 4 टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। और इन्हीं चारों टर्म्स को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करके आते हैं then definitely you will get 2 marks in this question. तो ये 4 हेडिंग्स में आपका आंसर जाएगा in case you get the question of structure of anther. तो आपको यहां तक होपफुली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे इसको डिटेल में समझने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? बायलोब्ड फॉर 2 lobes, देन डायथिकस फॉर 2 cavities in each lobe, then tetragonal for 4 sides, and number 4 sporogenous tissue means tetrasporangiate. Now we have to move towards this detailed portion. See, जो ये वाला हिस्सा है इसको हम स्पोरेंजिया कह रहे हैं या स्पोरेंजियम कह रहे हैं, यानी कि स्पोर बनाने वाला हिस्सा। तो ये डेवलप कैसे होता है आपको पहले ये समझना है। तो ये जो स्पोर बनाने वाला हिस्सा है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोर बनाने वाले हिस्से के अंदर जो सेल्स होते हैं इनिशियल स्टेज में, दे आर आर्केस्पोरियल सेल। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स हैं वो हैं आर्केस्पोरियल सेल, और ये सेल 2 हिस्सों में बट जाएंगे। एक हिस्सा अंदर वाला तो बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो बाहर वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बटा है, ये बनाएगा एक ट्रिपल लेयर की कोटिंग, और इसको हम कहेंगे यहां इस पर पैराइटल सेल। तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होंगे इनिशियल स्टेज पर, दे आर कॉल्ड एज आर्केस्पोरियल सेल, एंड दीज आर्केस्पोरियल सेल्स विल डिवाइड इनटू द 2 layers. One is called parietal, other is called sporogenous. This parietal cell layer will again divide into 3 layers: endothecium, middle layer and tapetum. तो किसी भी एंथर के अंदर ये लेयर्स कैसे बनती हैं वो बात आपको यहां से समझ में आएगी कि ये जो हिस्सा था माइक्रोस्पोरेंजिया का, यहां पर आर्केस्पोरियल सेल थे, ये 2 हिस्सों में बट गए। पहला हिस्सा स्पोरोजिनस टिश्यू और दूसरा हिस्सा पैराइटल सेल। फिर पैराइटल सेल मल्टीप्लाई करके टोटल 3 लेयर्स बनाएगा: एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। तो अब एक एक करके इन सभी लेयर्स को समझते हैं। तो किसी भी एंथर में जो आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो लेयर नंबर 1 इज एपिडर्मिस which is generally 1 cell thick. Number 2 is endothecium. ये भी again 1 cell thick. Then we have 2 to 3 cells thick layer called as middle layer. This is compartment or layer number 3. Number 1 epidermis, number 2 endothecium, then middle layer
विच इज 2 to 3 सेल्स थिक। इसकी मोटाई 2 से 3 लेयर्स के बराबर के सेल्स की होती है। फिर नंबर 4 पर आ जाएगी लेयर टैपिटम, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टैपिटम, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका आपको आंसर भी लिखवाया जाएगा। नेक्स्ट, स्पोरोजिनस टिश्यू नंबर 5 पर, जो बनाएगा आगे चल के पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन बनेगा विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी लेयर आई? एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीशियम, नंबर 3 मिडल लेयर, नंबर 4 टैपिटम, नंबर 5 स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड दिस स्पोरोजिनस टिश्यू विल गिव राइज टू पॉलन ग्रेन्स। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो आप ये 4 हेडिंग डालेंगे और उसके साथ ये वाला डायग्राम आप एग्जाम के अंदर दे करके आएंगे। और अब आपको अगर समझना है तो आप यहां से समझना स्टार्ट कर रहे थे कि हमारे पास एंथर में 2 लोब्स थी, तो इसलिए बायलोब्ड एंथर के अंदर जो है 2 कैविटी बन जाती हैं ईच लोब में, तो इसलिए डायथिकस। नेक्स्ट नंबर 3 इज टेट्रागोनल हैविंग 4 साइड्स, and number 4 tetrasporangiate which means having 4 sporogenous tissue। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे बनते हैं और पेराइट और ये लेयर्स कैसे बनती हैं आपको अभी समझाया है। तो सबसे पहले यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में सेल्स कौन से लगे हैं? आर्केस्पोरियल सेल। ये आर्केस्पोरियल सेल अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये वाला हिस्सा कहलाएगा पेराइटल सेल्स और ये वाला हिस्सा कहलाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर पेराइटल सेल डिवाइड करके यहां पर लेयर्स बना देंगे। आउटर मोस्ट लेयर विल बी कॉल्ड एज एपिडर्मिस विच इज प्रेजेंट सिंस स्टार्टिंग, देन इट विल फॉर्म एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। तो पेराइटल सेल ये वाली जो लेयर बनेगी ये बनाएगी एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम को। तो अब हमें इसके बाद डिस्कस करना है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। और आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये जो ग्रूव आप देख रहे हैं, ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं, दिस डिप्रेशन इज नोन एज स्टोमियम। जब एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलने होते हैं तो वो यहीं से रप्चर होता है। तो इस स्टोमियम से वो रप्चर होगा, फटेगा और उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो निकल के बाहर की ओर चले जाएंगे। तो होप आपको इतना हिस्सा समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का। तो लास्ट टाइम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि एंथर के स्ट्रक्चर में 4 शब्द कौन से याद रखने हैं? कौन से? नंबर 1 बायलोब, नंबर 2 डायथिकस, नंबर 3 टेट्रागोनल, नंबर 4 टेट्रास्पोरेंजिएट। तो कौन कौन से 4 शब्द हैं? एक बार मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे, बायलोब, डायथिकस, टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजिएट। और इसमें लेयर्स के नाम कौन कौन से याद रखेंगे? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम, स्पोरोजिनस टिश्यू। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बना करके देगा? अभी बताया था पॉलन ग्रेन। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाकर देगा? पॉलन ग्रेन। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 4 हेडिंग्स और ये डायग्राम वहां पर आपको दे करके आना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि एक 1 to 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैपिटम। तो देखिए, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम
which nourishes the developing pollen grain. तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दिस इज वन माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम की जो ये इनर मोस्ट लेयर है, ये वाली जो आप लेयर देख रहे हैं, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इट इज नोन एज टैपिटम, एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. जो पॉलन ग्रेन्स यहां पर बनेंगे, उन पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टैपिटम का होता है. और अगर हम टैपिटम लेयर के सेल्स की बात करें, तो इसके सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है. तो साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे या दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. तो टैपिटम के जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज यूबिश बॉडी, विच प्रोड्यूस अ fatty substance called sporopolanin. It is a fatty substance which is present in form of covering on the pollen grain. तो pollen grain के कवर को बनाता है sporopolanin, और sporopolanin को बनाती है yubish body which is present inside the cells of tapetum. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, it is very important for the competitive exam like NEET. तो टैपिटम क्या थी? इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. करती क्या है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द pollen grains. नेक्स्ट, it is multinucleated and its cytoplasm is dense. And last, it contains Yubish bodies which produce the layer called sporopolanin. And this sporopolanin, it is a fatty substance which is present in the covering of pollen grain. तो pollen grain का जो protective cover है वो sporopolanin से बनता है, और sporopolanin जो है, it is one of the toughest substance in this earth which is resistant to chemicals, which is resistant to enzymes, which is resistant to heat, high temperatures, etc. तो आपको यहां तक होपफुली समझ में आ गया होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वी हैव टू डू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो अब देखिए, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की एक पूरी कहानी है जिसको मैं आपको फ्लो चार्ट के जरिए समझाऊंगा. तो आइए देखते हैं. हमारे पास यह है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो किसका हिस्सा है? स्पोरोजिनस टिश्यू का. किसमें मौजूद है? माइक्रोस्पोरेंजियम में. तो एंथर के अंदर टोटल 4 स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं. तो एंथर के अंदर क्या होते हैं? 4 स्पोरोजिनस टिश्यू. इन स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स लगे हैं उनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो चलिए हम यहां से ले लेते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को. तो ये हमारे पास आ गया एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, और इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ये हमने कहां से लिया? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम. तो ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल आ गया. अब ये सेल करेगा रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट. जैसे ये मियोसिस फर्स्ट करेगा, इट विल डिवाइड इनटू
2 haploid cells known as dyad। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस फर्स्ट किया और 2 हैप्लॉइड सेल्स बना दिए, जिन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे, डायड। नाउ दिस डायड will undergo meiosis second and it will produce 4 haploid cells known as tetrad। तो ये बन गया टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस फर्स्ट किया और 2 सेल्स बनाए हैप्लॉइड, जिसको डायड कहेंगे। फिर ये मियोसिस सेकंड करेगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, जिसको हम टेट्राड कहेंगे। नाउ दिस टेट्राड सेल्स विल सेपरेट एंड आफ्टर सेपरेशन दे आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल माइक्रोस्पोर। अब इनको हम कह देंगे फंक्शनल माइक्रोस्पोर। तो ये कहानी थी माइक्रोस्पोर बनने की। छोटे साइज के स्पोर्स को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। अब देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस फर्स्ट किया तो डायड बना, मियोसिस सेकंड किया तो 4 सेल्स का ग्रुप बना टेट्राड। फिर ये सेल्स सेपरेट हो गए और अब क्या कहलाएंगे, फंक्शनल माइक्रोस्पोर। नाउ दिस फंक्शनल माइक्रोस्पोर, अब ये जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है, अगर इसको यहीं से समझ लें कि इसका फंक्शनल माइक्रोस्पोर का ये एक सेल है, ईच फंक्शनल माइक्रोस्पोर। तो ये हमने 1 फंक्शनल माइक्रोस्पोर लिया और इस फंक्शनल माइक्रोस्पोर ने क्या करना है, माइटोसिस। और माइटोसिस करके ये 2 सेल्स बना देगा, बट ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं करेंगे। और यहां पर हमें मिल गए 2 सेल्स। This large cell is called as vegetative cell and this small cell is known as generative cell। तो क्या हुआ, फंक्शनल माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस किया और 2 सेल्स बना दिए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज लार्ज इन साइज एंड इट कंटेन्स वैक्यूलेटेड cytoplasm which contains fats, which contains proteins, cell organelles, etc. And there is one small cell which contains dense cytoplasm and a prominent nucleus. And this cell is known as generative cell. और अब ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेगा which is known as exine and inner cover is known as intine। और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा 2-celled pollen grain। तो आप देख सकते हैं कि 2-celled pollen grain कैसे बना और उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल विल डू meiosis first and it will produce 2 cells called dyad। The dyad will undergo meiosis second, it will produce tetrad, the cells of tetrad will separate and they will produce functional microspore। Then this functional microspore will undergo mitosis and it will produce 2 cells। One large cell is called vegetative cell and other small cell is called generative cell। This vegetative cell contains a small nucleus and vacuole and cytoplasm which contains proteins, fats and along with that cell organelles। And this small cell is called generative cell which contains a prominent nucleus and dense cytoplasm। तो ये कहलाएगा 2-celled pollen grain। अब इस 2-celled pollen grain का जो generative cell है, तो generative cell will undergo
माइटोसिस। और जब जनरेटिव सेल माइटोसिस कर देगा तो जनरेटिव सेल के माइटोसिस करने के बाद आपको इसके अंदर मिल जाएंगे 2 मेल गैमीट्स। तो इसमें आपको मिल गए 2 मेल गैमीट्स और कवर इसके ऊपर एज सच रहेगा एंड दिस कवर इज नोन एज एक्साइन and inner continuous cover is known as intine। अब ये जो 2 मेल गैमीट बने ये किससे बने? जनरेटिव सेल के माइटोसिस करने से। और ये पॉलन ग्रेन कहलाएगा 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। तो 60% फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड कंडीशन में रिलीज किया जाता है, यानी कि इस कंडीशन में रिलीज किया जाएगा। और 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इसको 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज किया जाएगा। 1 इज वेजिटेटिव सेल एंड देयर आर 2 मेल गैमीट। तो 1, 2 एंड 3 इसको हम क्या कहेंगे? 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। और इस 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो 2 मेल गैमीट्स हैं ये है नॉन मोटाइल गैमीट्स, यानी कि ये खुद मूव नहीं कर सकते, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये काम आएगा पॉलन ट्यूब बनाने के, जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अब समझते हैं इसको एक्साइन और इंटाइन को, लेकिन उससे पहले एक बार इसको पूरी प्रोसेस को 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन वाली प्रोसेस तक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास एंथर के अंदर था स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो सेल क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट। कितने सेल्स बनाएगा? 2। कितने सेल्स बनाएगा? 2। क्या कहलाएगा? डायड। Now this dyad will undergo meiosis second and produce 4 haploid cells called tetrad. Now cells of tetrad will separate and form 4 functional microspores. और इतनी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। That is formation of functional microspore from microspore mother cell is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस 1 करके डायड बनाया, मियोसिस 2 करके टेट्राड बनाया, टेट्राड के सेल्स अलग हो गए और क्या कहलाए? फंक्शनल माइक्रोस्पोर। फिर फंक्शनल माइक्रोस्पोर क्या करेगा? माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, और 2 सेल्स बनाएगा। इन 2 सेल्स में से जो सेल बड़ा है वो वेजिटेटिव, जो छोटा है वो जनरेटिव। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। और इसमें 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट बना देगा और अब ये बन गया 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, जिसमें जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा रहेगा विद वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, एंड वी हैव the small size 2 non-motile male gamete। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। 40% प्लांट्स 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं और 60% प्लांट्स 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। तो आपको इतना हिस्सा याद रखना है इन द हेडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, होप आपको यह समझ में आ गया होगा। और पॉलन ग्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? 2 मेल गैमीट। तो पॉलन ग्रेन एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर प्लांट के 2 मेल गैमीट्स को कैरी करता है। और आपने बचपन में देखा भी होगा कि पॉलन ग्रेन जो है उसके ऊपर इस तरीके से हेयर्स भी लगे होते हैं।
और व्हाइट कलर के हेयर्स होते हैं, वो हेयरी पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन कई शेप्स में अवेलेबल रहते हैं और पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर्स हैं, एक्साइन और इंटाइन, जिसपे क्वेश्चन नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में देखा जाता है। तो आइए एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आप लेयर देख रहे हैं वेवी इन आउटलाइन है, दिस इज नोन एज एक्साइन एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैपिटम में मौजूद यूबिश बॉडी इस एक्साइन लेयर के स्पोरोपोलानिन को सिक्रीट करती है और स्पोरोपोलानिन हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, इन सब से लड़ने में सक्षम है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, एंड इसी वजह से पॉलन्स आर स्टोर्ड एज फॉसिल। अब ये जो आप इनर कॉन्टिन्यूअस लेयर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटाइन। और स्पोरोपोलानिन होता क्या है? इट इज अ फैटी सब्सटेंस। तो स्पोरोपोलानिन इज अ फैटी सब्सटेंस। अब इनर कॉन्टिन्यूअस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। एंड दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स, दैट इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, एंड बोथ these chemicals are पॉलीसेक्राइड इन नेचर। तो ये पॉलीसेक्राइड इन नेचर हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन। तो इनर कॉन्टिन्यूअस थिन लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, और ये दोनों क्या हैं? पॉलीसेक्राइड इन नेचर। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड बोर्ड्स बोथ। नेक्स्ट, जिस पॉइंट पर एक्साइन वीक या एब्सेंट होगी, जैसे आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं या ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पर एक्साइन दिखाई नहीं दे रही और इस पॉइंट पर एक्साइन बहुत वीक है। जैसे यहां पर एक्साइन बहुत ब्रॉड है तो यहां पर एक्साइन बहुत वीक है। तो जिन पॉइंट्स पर एक्साइन वीक या एब्सेंट होती है, उन पॉइंट्स को जर्म पोर कहा जाता है। और जर्म पोर काफी सारे होते हैं एक ही पॉलन ग्रेन के ऊपर, जिसमें से पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट होती है। तो व्हाट इज जर्म पोर? पॉइंट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट और वीक इज नोन एज जर्म पोर। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगर एक बार इस पूरे टॉपिक का रिवीजन 2 मिनट में करें तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट। क्या बनाएगा? डायाड। डायाड क्या करेगा? मियोसिस सेकंड। क्या बनाएगा? टेट्राड। टेट्राड क्या हो जाएगा? सेपरेट। क्या बना देगा? फंक्शनल माइक्रोस्पोर। फंक्शनल माइक्रोस्पोर में क्या होगा? माइटोसिस। कितने सेल बन जाएंगे? 2। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जनरेटिव सेल क्या करेगा? माइटोसिस। क्या बना देगा? 2 मेल गैमीट एंड वी विल गेट 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन लाइक दिस। और 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन की और 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर का नाम एक्साइन, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन। इनर लेयर का नाम इंटाइन, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। एंड the point where exine is weak or absent is called germ pore, from which pollen tube emerges out. Thank you for this lecture, and in the next lecture we are going to study the
female reproductive part of the flower.